डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फरमान। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरएक्शन, जो कि मुश्तमिल हैं उन डिजीज़ पे जो कि ह्यूमन में काज होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। और आज उन डिजीज़ में हम जिस डिजीज़ को एक्सप्लेन करेंगे उसका नेम है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो आज की इस वीडियो में हम ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे और इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो हम उन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए आसानी हो। इस यूनिट के रिमेनिंग डिजीज़ के वीडियोस लेक्चर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जिनके वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के रिमेनिंग डिजीज़ देख सकते हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च करना चाहते हैं तो किसी यूनिट का नेम या डिजीज़ का नेम और उसके साथ लिखे बाई फरमान तो आपको मेरे चैनल का वीडियो डायरेक्टली मिल सकता है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ को डिटेल के साथ। व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ट्यूबरकुलोसिस को शॉर्टकट हम टीबी कहते हैं। तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है और काज होती है बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक बैक्टीरिया है जो टीबी को काज करता है। The bacteria usually attack the lungs, but they can also damage other part of the body. देखो, टीबी जो होता है वो मोस्टली लंग्स का होता है, लेकिन यही बैक्टीरिया लंग्स के अलावा बाकी पार्ट में भी टीबी काज कर सकता है, जिस तरह बोन्स हो गए या इंटेस्टाइन वगैरह हो गए, जो आगे आने वाले स्लाइड्स में हम एक्सप्लेन करेंगे। अब जो लंग्स की टीबी है वो स्प्रेड होती है एयर के जरिए। जब भी कोई पेशेंट जो टीबी लंग्स टीबी के साथ हैं, जब वो स्नीजिंग करता है या मोस्टली कफ करता है तो उस दौरान ये बैक्टीरिया एयर के ज़रिए दूसरे पर्सन में जा सकती हैं। दो टाइप्स हैं इसके, एक है पल्मोनरी टीबी, पल्मो कहते हैं लंग्स को। तो पल्मोनरी टीबी जो है जो क्या करता है, जो हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है तो उसको हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। एक है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो है इसके नाम से ही जाहिर है कि अदर देन लंग्स, मतलब ये आपके लंग्स के अलावा बॉडी के बाकी पार्ट्स में टीबी काज करता है। तो ये मेनली दो टाइप्स हैं टीबी के। जो चीज़ें या जो लाइन या जो वर्ड्स में अंडरलाइन करता जाता हूं, आप लोगों ने उनको गौर से सुनना है और कंसेप्ट क्लियर करना है उन पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जो पल्मोनरी टीबी है वो तो एक्सप्लेन हो चुका कि वो लंग्स को इफेक्ट करेगा, क्योंकि पल्मो वर्ड्स का मतलब ही लंग्स हैं। सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी के कौन कौन से सिम्टम्स हैं? पहला तो ये है कि परसिस्टेंट कफ फॉर 3 वीक्स और मोर। अगर एक पेशेंट को परसिस्टेंट लगातार खांसी है, रुकती ही नहीं है और 3 हफ्ते या इससे ज़्यादा का टाइम हो गया तो हो सकता है उसको टीबी हो, क्योंकि ये टीबी के अलामात में से एक जो है क्या है, अलामात में से एक है कि आपको परसिस्टेंट कफ होगा। मतलब ये है कि आज से कफ शुरू हो गया, 3 वीक आपको कंटिन्यूस कफ होगा, थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा फिर कफ होगा आपको। सही है। प्रोडक्टिव कफ विद और विदाउट ब्लड स्टेन स्पूटम। कफ क्या होगा? प्रोडक्टिव होगा। प्रोडक्टिव कफ इसको कहते हैं जिसको में बलगम आते हैं, स्पूटम आता है। तो क्या है कि प्रोडक्टिव कफ होगा और उसके साथ हो सकता है कि ब्लड भी हो। वो जो स्पूटम जो है कफ के साथ आता है, हो सकता है उसके साथ ब्लड भी हो। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड चेस्ट पेन इसके साथ होगा। एसओबी आपको होगा चूंकि आपके लंग्स इफेक्ट हैं। दूसरा लंग्स इफेक्ट है तो चेस्ट पेन इसके साथ होगा। इंटरमिटेंट फीवर होगा। इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं कि आपको बुखार हो जाता है 2-3 घंटे के लिए, फिर ठीक हो जाते हो, फिर बुखार हो जाता है, इसको इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। नाइट स्वेटिंग होती है। तो नाइट स्वेटिंग जो है वो एक तो फीवर की वजह से होती है, दूसरा हार्मोनल चेंज की वजह से क्या है, ये आप में ये डिजीज नाइट स्वेटिंग कराता है। दूसरा ये नाइट स्वेटिंग जो है ये इन्फेक्शन को जाहिर करता है, जिसकी वजह से आपको फीवर भी होता है।
इसके बाद लॉस ऑफ वेट होगा। वेट इसलिए कि इसमें क्या होता है कि आपको खाने का दिल नहीं करता, फीवर होता है, आपके बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं, तो उस वजह से भी आपका वेट लॉस होता है। आप लोगों ने मैक्सिमम पल्मोनरी टीबी के पेशेंट कोई हेल्थी नहीं होता, मोस्टली जो क्या होते हैं वो वीक होते हैं। इसके बाद फटीग भी होता है, नॉट फीलिंग वेल इन जनरल, और जनरली आप वेल फील नहीं करते, मतलब हमेशा आप खामोश रहते हो या बीमार टाइप रहते हो, और क्या होता है कि आप एनर्जेटिक फील नहीं करते। तो ये पल्मोनरी टीबी के सिम्टम्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, क्योंकि इससे सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आ सकता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो है वो अदर साइड को इफेक्ट करता है, जिस तरह टीबी ऑफ बोन्स एंड जॉइंट, जिसको स्केलेटन टीबी भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके बोन्स और जॉइंट वीक हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं, मूवमेंट में मसला होता है। अब अगर एक पेशेंट स्केलेटल टीबी के साथ हैं, उसके बोन और जॉइंट इफेक्ट हैं, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे कि लोकलाइज्ड पेन, स्वेलिंग, पस डिस्चार्ज, मसल वीकनेस, पैरालिसिस एंड स्टिफनेस ऑफ जॉइंट। एक तो आपका जो जॉइंट इफेक्ट है, जहां पे टीबी है, उसमें स्वेलिंग हो सकती है, पेनफुल हो सकता है, वहां से पस डिस्चार्ज हो सकता है, मसल जो है उस जगह के वीक होंगे। पैरालिसिस कहते हैं किस चीज को, कि जब आपके मसल्स मूवमेंट सही से नहीं करते, पैरालिसिस उसको कहते हैं, आपकी मूवमेंट कंप्रोमाइज हो जाती है। इसके बाद वो जॉइंट स्टिफ भी हो सकता है, मतलब वो मूवमेंट नहीं करेगी। सीवियर बैक पेन इसके साथ होता है, आपके कमर में शदीद किस्म का दर्द, जो जॉइंट वगैरह है उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग हो सकती है कि अगर जॉइंट के ऊपर या आपके बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यू है उसमें क्या है, उसमें भी ये इन्फेक्शंस हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो हमने यहाँ पे पैरालिसिस वगैरह का कह दिया है, तो वो भी आपका क्या है कि इसमें इफेक्ट हो सकता है, जो कि स्केलेटल टीबी है। मसल वीकनेस, तो मसल वीकनेस यहाँ ऊपर भी गुजर चुकी है, वो भी आपके पास हो सकती है। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो कि स्केलेटन टीबी में आपको हो सकते हैं। अब एमसीक्यूज ये लिए इसलिए याद रख ले कि सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आ सकता है कि एक मरीज है उसको स्केलेटल टीबी है, उसमें कौन कौन से सिम्टम्स होंगे, तो ये आपको सब पता होने चाहिए। सही है, तो जिस ऑप्शन में इससे रिलेटेड सिम्टम्स होंगे आपने उसको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद इंटेस्टिनल टीबी, आपके इंटेस्टाइन में जो टीबी होता है, तो ये क्या है, ये भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का एक टाइप है, और ये आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसको जीआईटी ट्रैक्ट हम कहते हैं, ये उसको इफेक्ट करता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है कि लॉस ऑफ वेट एंड एपिटाइट होगा। लाजमी बात है कि आपको इंटेस्टिनल टीबी है, आपके बॉडी पे कुछ असर ही नहीं कर रहा, आपका इंटेस्टाइन या जो स्टोमक है वो इफेक्ट है, वो डैमेज है, उसमें इन्फेक्शन है, तो आप खाओगे कैसे, जब खाते हो तो वो एब्जॉर्ब कैसे होगा। सेकंड, एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया इसमें होता है या कंस्टिपेशन होता है। मास इन एब्डोमेन, तो जो सेल्स या जो इंटेस्टाइन पार्ट टीबी बैक्टीरिया की वजह से डैमेज हो जाए तो वो मास का शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसमें आपके एब्डोमेन कैविटी में फ्लूइड एक्युमुलेशन हो सकता है, जिसको हम एसाइटिस कहते हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकते हैं। फटीग एंड वीकनेस तो इसलिए होगी क्योंकि इसमें फीवर होगा, आपके बॉडी में, पूरी बॉडी में क्या होगा, पेन होगा। फीवर और नाइट स्वेटिंग होती है। हेपेटोमेगेली इसमें होती है, हेपेटो कहते हैं लीवर को, मेगेली कहते हैं लार्ज इन साइज। इसमें आपका लीवर भी इन्फ्लेम्ड हो सकता है, उसका साइज भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये क्या है, ये इंटेस्टिनल टीबी के साइन सिम्टम्स हैं, और ये आप लोगों ने क्या करना होगा, एमसीक्यूज के लिए याद रखने होंगे। इसमें मोस्टली कॉमन है, एक दो जो मेन है वो आपको पता होने चाहिए, जिस तरह इंटेस्टाइनल में फिर डायरिया, कंस्टिपेशन, मास इन एब्डोमेन, एसाइटिस, हेपेटोमेगेली, ये स्पेसिफिक है इंटेस्टिनल टीबी में। सही है, और जो खतरनाक है वो ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस है। उसमें क्या होता है कि मेनिंजिस, जो आपके ब्रेन के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है, जिनको मेनिंजिस कहते हैं, उनका इन्फ्लेमेशन हो जाए टीबी की बैक्टीरिया की वजह से, तो इसको हम ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसमें हेडेक होगा, लाजमी बात है, आपका ब्रेन इन्वॉल्व है। फीवर होगा, नोजिया, वोमिटिंग होगी, ड्रोजीनेस होगा, आपका जीसीएस डाउन होगा,
सही है, आप एक्टिव नहीं होंगे। और नेक स्टिफनेस एंड मेंटल कंफ्यूजन ऑफ इंसीडियस आंसर, ये नेक स्टिफनेस और मेंटल कंफ्यूजन होती है। ये नेक स्टिफनेस तो मेनिंजाइटिस की वजह से है जो टीबी ने बैक्टीरिया ने काज किया है। तो ये जो अंडरलाइन सिम्टम्स है ये बाकी उससे डिफरेंट है, ये आप लोगों ने फिर एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। सही है, अब टीबी के टाइप्स हमने पढ़ लिए, हमें ये भी पता चल गया कि ये ट्यूबरकुलोसिस जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब इनकी पैथोफिजियोलॉजी है कि ये बैक्टीरिया किस तरीके से हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स को इफेक्ट करता है। सबसे पहले इनकी एंट्री, तो एंट्री इसकी किस तरह है कि टीबी बैक्टीरिया इंटर द बॉडी थ्रू रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट यूजुअली बाय इनहेलिंग कंटेमिनेटेड एयर ड्रॉपलेट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन हु इज कफिंग और स्नीजिंग। तो ये क्या है कि एयर ड्रॉपलेट की वजह से ये टीबी ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। जब कोई टीबी का पेशेंट कफिंग या स्नीजिंग करेगा तो उससे ये डिजीज हेल्थी पर्सन में ट्रांसमिट होती है। जब उसकी तरफ ट्रांसमिट हो जाए तो एयरवे के जरिए से ये उसके बॉडी में जाता है ये बैक्टीरिया। इसके बाद क्या होता है, फेगोसाइटोसिस। Once inhaled, the bacteria are engulfed by immune cell called macrophages, which normally engulf and destroy invading pathogen. तो जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो मैक्रोफेजेस जो हमारे पास WBC वाइट ब्लड सेल की टाइप्स हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प आउट करते हैं। तो ये क्या करता है कि ये उन बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब खा जाता है। तो ये बैक्टीरिया बाहर से चले जाते हैं मैक्रोफेजेस के अंदर। बाकी इम्यून सिस्टम वगैरह तो उसके डिटेल लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, आपकी इसी माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट के हैं। However, TB बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू एवेड डिस्ट्रक्शन बाय मैक्रोफेजेस। अब आप लोग जानते भी होंगे कि मैक्रोफेजेस जिसने बैक्टीरिया अंदर ले लिया, अब उसका काम इसको ख़त्म करना है। लेकिन टीबी का जो बैक्टीरिया होता है अगर वो आप स्ट्रांग हो आपकी इम्यून सिस्टम से, तो फिर क्या होगा कि मैक्रोफेजेस के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो इस बैक्टीरिया को ख़त्म करे। जब मैक्रोफेजेस इसको ख़त्म नहीं कर सकते फिर ये बैक्टीरिया मैक्रोफेजेस में क्या करेंगे, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। द टीबी बैक्टीरिया आर एबल to survive and multiply inside the macrophages, which then migrate to the lymph node and form granuloma, which are small nodules composed of immune cell that surround the bacteria to prevent them from spreading. तो ये बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन करते हैं। ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन किसे कहते हैं कि ये मैक्रोफेजेस के अंदर डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और अपने इर्द गिर्द हमारे इम्यून सिस्टम का कवर चढ़ा लेते हैं ताकि ये जो है इस पे हमारा इम्यून सिस्टम अटैक न करे। और दूसरा, इसके ऊपर जो इम्यून सेल्स का वो होता है, कवर होता है, तो उसका एक फ़ायदा हमारे बॉडी के लिए होता है कि वो इसके स्प्रेड को रोकता है। अब अगर बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग है, हमारे इम्यून सिस्टम वीक है, तो फिर क्या होगा कि ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में फिर डिजीज़ काज करेगा। सही है, तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। अब बैक्टीरिया ने अपने ऊपर कवर चढ़ाया हुआ है। अब आता है लेटेंसी पीरियड। लेटेंसी क्या है? इन सम केसेस द इम्यून सिस्टम इज एबल टू कंट्रोल द इन्फेक्शन एंड बैक्टीरिया बिकम डॉर्मेंट इनसाइड द ग्रेनुलोमा, अ कंडीशन नोन एज लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो ग्रेनुलोमा तो बन जाएंगे, छोटे छोटे बाल टाइप बन जाएंगे जिसमें बैक्टीरिया होंगे, लेकिन उन बैक्टीरिया के पास इतनी ताकत नहीं होगी कि वो बाहर निकल आए। तो इस तरह के सिचुएशन को हम कहते हैं लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। सही है कि आपके पास टीबी बैक्टीरिया तो मौजूद हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद बात आती है रीएक्टिवेशन की। In some cases, bacteria can break out of granuloma and start multiplying, leading to development of active TB disease, which can cause symptoms such as cough, fever, weight loss, and night sweating. अगर आपके बैक्टीरिया जो है ये टीबी के बैक्टीरिया स्ट्रांग हो गए तो वो क्या करेगा, वो इस ग्रेनुलोमा को तोड़ के बाहर निकलेंगे, डिवाइड होंगे, स्प्रेड होंगे और हम में डिजीज काज कर लेंगे, जिसके जो टिपिकल साइन सिम्टम है वो अपेयर हो जाएंगे। अब टीबी का स्प्रेड कैसे होता है? Active TB disease can spread to other part of the body including lung, bones and brain.
जो एक्टिव टीबी है मतलब बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो आपके बॉडी के बाकी पार्ट्स में टीबी काज कर सकता है, जिस तरह बोन हो गए, ब्रेन हो गया, सही है, इंटेस्टाइन वगैरह हो गए। द बैक्टीरिया कैन आल्सो स्प्रेड टू अदर पीपल थ्रू द एयर व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज। और यही पेशेंट जब कफिंग या स्नीजिंग करेगा, कोई उसके नज़दीक बैठा हो, तो उसको भी फिर ये टीबी हो सकता है, सही है। तो ये क्या था, ये पैथोफिजियोलॉजी था ट्यूबरक्लोसिस डिजीज का। अब हमारे पास है इवैल्यूएशन ऑफ फॉर टीबी। अब टीबी को आप डायग्नोज कैसे करोगे? मेडिकल हिस्ट्री हम लेते हैं कि आपके घर में तो कोई जो है टीबी का पेशेंट नहीं था, आपका उसके साथ इंटरेक्शन वगैरह क्या था, उससे क्लू मिलता है। फिजिकल एग्जामिनेशन भी हम करते हैं, पेशेंट वीक है, कफिंग कर रहा है, स्पूटम आ रहा है, चेस्ट उसको इन्फेक्शन है, चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट साउंड हम दे सकते हैं। मंटॉक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी हम करते हैं, जिसमें क्या है कि ट्यूबरकुलिन एक केमिकल्स होते हैं, वो स्किन में इंजेक्ट करते हैं, सही है, सबकुटेनियस लेयर में या जो हमारे पास डर्मस है उसके में ये इंजेक्ट करते हैं 1 cc सिरिंज की, और उसके इर्द गिर्द सर्कल खींचा जाता है, सही है। फिर तकरीबन 72 हार्स के अंदर अंदर अगर उसमें रैशेस वगैरह रेडनेस उस सर्कल के अंदर हुई, तो इसका मतलब इस पेशेंट का मेंटॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव है। अगर नहीं हुई तो हम कहेंगे ये टेस्ट नेगेटिव है। एक्सरे के ज़रिए भी हम देख सकते हैं, क्योंकि पल्मोनरी टीबी में हमारे पास लंग्स जो है वो इफेक्ट होते हैं, ट्यूबरकल्स उस पर आ जाते हैं, सर्कल्स से बन जाते हैं, तो वह एक्सरे के ज़रिए हमें पता चल सकता है। इसके बाद बैक्टीरियोलॉजिकल एग्ज़ाम के आप ब्लड टेस्ट लिख लो CRP वगैरह के लिए, या कल्चर के लिए ब्लड भिजवा दो, तो उसमें भी आपको टीबी का पता चल सकता है। तो ये सारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हैं जिससे हमें पता चलेगा कि इस पेशेंट को टीबी है या नहीं है, सही है। ये आप लोगों ने MCQs के लिए याद रखने हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ चुके हैं कि ये एयरबॉर्न ड्रॉपलेट के थ्रू ये हमारे पास स्प्रेड होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन, सही है। उसके बाद थ्रू क्विक और कैजुअल कांटेक्ट की वजह से भी होती है, आप किसी से हाथ मिलाते हो, गले मिलते हो। उसके बाद अगर टीबी के पेशेंट के आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, वो जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आप यूज़ करते हो, या बर्तन वगैरह, तो उससे भी आपको डिजीज़ हो सकती है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट किसी चीज़ पे गिरे हैं, वो भी ट्रांसमिट कर सकता है इसको। अगर आप किसी टीबी पेशेंट के साथ कोई ड्रिंक या सिगरेट वगैरह शेयर करते हो, या किसी के साथ हाथ मिलाते हो, या कोई पब्लिक टेलीफोन है, अब एक पर्सन है टीबी का मरीज़ है, कांसी वगैरह उसने की है, उसके हाथ पे तो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट पड़े हुए हैं जिसमें वो बैक्टीरिया हैं। अब उसके ज़रिए अब अगर वो हाथ उसने टेलीफोन को लगाए या किसी बस स्टैंड को लगाए और उस पे आपने हाथ रखे, तो ये डिजीज़ आपको फिर हो सकता है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है टीबी डिजीज की, सही है। नोज एंड थ्रोट के जरिए, इनहेलेशन के जरिए हम टीबी बैक्टीरिया को अंदर लेते हैं। माउथ इज अनदर पॉइंट ऑफ एंट्री, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आप माउथ के जरिए भी ले सकते हो, अगर आप सांस लेते हो या किसी पर्सन के इन्फेक्टेड चीज़ को आप यूज़ करते हो, खाते हो। इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो 4 to 12 वीक्स है। इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं एंट्री ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट टू रिपेयरनेस ऑफ सिम्टम्स, इसको हम इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो अगर आपके बॉडी में ये बैक्टीरिया गई है तो ये तकरीबन 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर 4 से लेके 12 दिन के अंदर 4 से लेके 12 वीक्स तक, 4 से लेके 12 वीक्स के अंदर अंदर आप में ये डिजीज़ काज कर सकता है, जिसकी साइन सिम्टम के थ्रू अपीयर हो जाएगा। इसका अक्रेंस जो है ये पेंडेमिक डिजीज़ है। वर्ल्ड वाइड हमारे पास ये टीबी डिजीज़ मौजूद है, और ये अक्सर उन लोगों में होती है जो ज़्यादा क्या होते हैं, जहाँ पे सफाई वगैरह का ज़्यादा सिस्टम सही नहीं होता, और जहाँ पे आपके पास लोग काफ़ी तंग जगहों में रहते हैं। जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर आप क्लोज कांटेक्ट में होते हो, कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंक आप यूज़ करते हो, इन्फेक्टेड एनिमल्स वगैरह के साथ आप इंटरेक्शन करते हो, सही है। कोई पर्सन जो एक्टिव टीबी के साथ हैं, वो क्या है कि वो मेन सोर्स हो सकता है इसका। लिविंग इन क्राउडेड इन्वायरमेंट विद लिमिटेड वेंटिलेशन, वही बात जो मैंने कही, अगर आप कोई गुंजानाबाद जगह पे या क्राउडेड जगह पे रहते हो जहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कोई वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं।
टीबी जो है वो स्प्रेड हो सकता है हेल्थ केयर सेटिंग में। अक्सर हॉस्पिटल वगैरह में लोगों को टीबी हो जाता है कि अगर वो वार्ड में इस तरह पेशेंट के साथ हैं जिसको टीबी है। इसके बाद और भी सोर्स हो सकते हैं, इन्फेक्टेड मदर हैं उसका मिल्क वगैरह के थ्रू भी वो टीबी इन्फेक्शन जो है वो उसके बच्चों वगैरह को हो सकता है, या हमारे पास जानवरों वगैरह की वजह से भी हमें टीबी हो सकता है। एनिमल में अगर ये बैक्टीरिया हैं और हम उनका गोश्त यूज़ करते हैं या उनके गोश्त के साथ डीलिंग होती है, जिस तरह कसाब लोग होते हैं, तो उनमें भी ये डिजीज़ या टीबी हो सकता है। ये है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो कि आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखने हैं। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, मतलब कफ होगा आपको, इसमें फीवर होगा, नाइट स्वेटिंग होती है, आपके स्पूटम में ब्लड हो सकता है, वेट लॉस आपका हो सकता है। तो ये क्या है, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कि हमारे पास पेशेंट अपेयर होते हैं इन शिकायत के साथ। ये किस चीज़ के, ट्यूबरक्लोसिस के एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें। अब हमारे पास है ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी किसे कहते हैं कि inconsistent or partial treatment when patient do not take all their medicine regularly for the required period because they start to feel better. ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं कि एक पर्सन जो ड्रग जिस डिजीज के खिलाफ है वो पर्सन उसको यूज़ तो करता है मेडिसिन को, लेकिन उसका इन्फेक्शन जो है वो रेजिस्टेंस शो करता है, बैक्टीरिया डिजीज करती हैं और वो बैक्टीरिया को इफेक्ट नहीं कर सकता। तो इसको हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। और ये कब होता है, ये तब होता है जब हम कंटिन्यूसली टेबलेट यूज़ नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर एक एंटीबायोटिक 6 दिनों के लिए है, आप 2 दिन उसको यूज़ करते हो, कहते हो मैं ठीक हो गया, फिर उसको यूज़ नहीं करते, तो आपके बॉडी में वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाती हैं उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़। तो इससे अच्छा है कि अगर आप ठीक भी हो लेकिन एंटीबायोटिक का जो कोर्स है वो आपने कंप्लीट करना होता है। डॉक्टर एंड हेल्थ केयर वर्कर प्रिस्क्राइब द रॉन्ग ट्रीटमेंट रेमेन, या अगर किसी डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने गलत ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड की है तो फिर क्या होगा कि आपकी बॉडी उस ड्रग की तरफ रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी जो टीबी को क्योर करता है। द ड्रग सप्लाई इज़ अनरिलायबल, अगर ड्रग सप्लाई सही नहीं हो, कोई आपको सही से मेडिसिन जो है वो असली नहीं है या मेडिसिन ख़राब वो कंपनी के हैं, तो उस वजह से भी हमारे पास ड्रग रेजिस्टेंस हो सकता है टीबी के पेशेंट में। मल्टी ड्रग में फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स आते हैं कि आपका बॉडी उसको रेजिस्टेंस शो कर रहा है और वो डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो उस बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर सकता, तो इसको हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, आइसोनाइज्ड, रिफेम्पिसिन, ये 2 ड्रग हैं जिसके खिलाफ कुछ लोगों में क्या होता है, इसके खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर यही पेशेंट इन मेडिसिन से उनकी प्रॉब्लम या उनका टीबी क्योर नहीं होता। फिर उसके लिए हम कीमोथेरेपी वगैरह करते हैं, कीमोथेरेपी मेडिसिन वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं उसके टीबी को कंट्रोल करने के लिए। कभी कभार हमारे पास एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस हो जाते हैं कि मतलब एक्सट्रीम लेवल में उनका रेजिस्टेंस है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम सेकंड लाइन एंटी टीबी जो ड्रग्स हैं हमने वो यूज़ करने हैं। तो देखो ये इसलिए होता है कि अक्सर टीबी का जो इलाज होता है वो 1-2 महीने तक चलता रहता है। अगर इस दौरान कोई पर्सन क्या करे कि सही से कोर्स कंप्लीट ना करे तो उसमें फिर क्या है, वो डिजीज़ रेजिस्टेंस बन जाते हैं। नेक्स्ट टाइम वो आएगा तो वो मेडिसिन उसमें काम नहीं करेंगे। अबाउट 450,000 पीपल डेवलप, हमारे पास जो हैं MDR, हमारे पास क्या है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। इन 2012 में ये स्टेटिस्टिक्स उन्होंने फाइंड की थी। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, लेकिन 9.6% ऐसे टीबी के मरीज़ हैं जो क्या होता है जिसमें एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो फिर इस तरह के पेशेंट हर टीबी के ड्रग्स को रिस्पांस नहीं कर सकते, मतलब ट्रीट नहीं हो सकती, उनकी ट्रीटमेंट, उनकी सेहत अच्छी नहीं हो सकती अगर किसी पर्सन में ये बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस हो गए हैं इन मेडिसिन के खिलाफ। सही है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो प्रिवेंशन तो आपने क्या करना होगा कि आपने वैक्सीन लगाई होनी, जो हमारे पास BCG वैक्सीन लगाए जाते हैं। सही है। प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, साफ़ सुथरा खाने वगैरह का प्रोग्राम होना चाहिए। सही है। इसके अलावा मेडिसिन भी
ये लिखा है कीमो प्रोफाइलैक्सिस फॉर कंट्रोल, मतलब ये है कि ये मेडिसिन जो टीबी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद आप कीमोथेरेपी मेडिसिन ट्रीटमेंट भी हम करते हैं। दूसरा, वो पर्सन जिसको टीबी है वो स्नीजिंग करता है या कफ करता है, हमने उससे दूर रहना है। तो ये क्या है कि ये तमाम प्रिवेंशन है किस चीज़ के, टीबी के। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन ज़रूरी है, सेमिनार होने चाहिए, वर्कशॉपें होनी चाहिए, लोगों में आगाही लेकर आनी चाहिए कि टीबी कब होता है, जब आप इंतहाई तंग तंग जगहों पे रहते हैं। टीबी का मरीज़ है, आप उसको आइसोलेट नहीं करते घर में, उसकी चीज़ें यूज़ करते हैं, सही है, न्यूट्रिशन आपकी सही नहीं है, आपकी साफ सफाई सही नहीं है, या पब्लिक प्लेसेस या जिस जगह पे ज़्यादा रश होते हैं आप उधर जाते हो, तो क्या है कि ये आप में डिजीज़ काज करेगा। तो हमने विजिटर को कम करने हैं, मेडिसिन जो है वो खुद से यूज़ नहीं करनी, साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। तो इससे हमारे पास क्या होगा, प्रिवेंट भी होगी डिजीज़ और कंट्रोल भी होगी, ट्रीटमेंट भी होगी उस डिजीज़ की। और लास्ट स्लाइड हमारे पास नर्सिंग केयर का है। तो हमने पेशेंट को और उसके अटेंडेंट को एजुकेट करना है कि आपने मेडिसिन कब लेने, कैसे लेने हैं, और दरमियान में मिस नहीं करते। टेल द पेशेंट नॉट टू स्टॉप मेडिकेशन वो स्टॉप ना करें अपनी मर्जी से। टेल द पेशेंट टू कम टू हेल्थ इंस्टीट्यूशन इफ ही डिवेल्प ड्रग साइड इफेक्ट। अगर ड्रग्स के मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं तो हमने इसको रिपोर्ट करना है, सही है। पेशेंट जो है इंपॉर्टेंट ऑफ टेकिंग एडुकेट बैलेंस, आपने पेशेंट को कहना है कि आप एडुकेट हेल्थी बैलेंस हाई न्यूट्रिएंट बैलेंस डाइट जो है ना वो आपने यूज़ करना है, सही है। इन्वॉल्व द फैमिली इन टीचिंग, आपने पेशेंट को और उसकी फैमिली को काउंसलिंग करनी है कि ये टीबी का मरीज़ आप लोग को खुद को किस तरह सेफ रख सकते हैं, और क्या है कि आप लोग टीबी को किस तरह प्रिवेंट करोगे, कंट्रोल क्या करोगे। और लास्ट में हमारे पास है कि पेशेंट को हम क्या करते हैं कि टेल द पेशेंट दैट रेमपेसिन कलर्स दी यूरिन ऑरेंज, कि रेमपेसिन जो है ये हमारे पास मेडिसिन है जो कि ट्रिपल थेरापी टीबी के डिजीज़ में हम यूज़ करते हैं। तो हमने अटेंडेंट को कहना है, पेशेंट को कहना है कि ये मेडिसिन जब तक आप यूज़ करोगे आपके यूरिन का ऑरेंज कलर होगा तो आपने खफा नहीं होना, ना आपने डरना है। तो ये ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ के बारे में डिटेल वीडियो थी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट से हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।